हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर गैस अकेडमी। आज जो हमारी बुक क्लास 12th की जिसका पार्ट 2 है उसका नाम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, आपकी जो एनसीईआरटी है। और बुक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। आप अगर 2023 का सोच रहे हैं तो अगर आपकी प्लानिंग कैसी चल रही है, जो आप प्लान कर रखे हैं कि आज मैं इतना पढ़ूंगा उसको आप कितना फुलफ़िल कर पा रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम 5 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हम 3 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाते हैं। कभी होता है कि आज मेरे को 10 पेज पढ़ना है फॉर एग्जांपल, और 4 पेज से ऊपर हम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन, ईजी सॉल्यूशन कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू कि आपका जो भी चीज़ें हैं उसको हम फुलफिल करने में हेल्प करें। बिकॉज टाइम इज़ समथिंग कि आज अगर हम बात करें इस सेकंड की तो ये सेकंड दोबारा नहीं आएगा लाइफ में। अगर सेकंड आएगा भी तो दैट विल बी अ डिफरेंट सेकंड, ये सेम सेकंड नहीं आएगा इस लाइफ में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू समथिंग सो दैट कि जो आपका फ्यूचर है वो आपको भी रिस्पेक्ट करे और आप भी उसको रिस्पेक्ट करें, है ना। तो डू समथिंग टुडे, आज करिए, बिकॉज आज कभी दोबारा नहीं आएगा, इसको हमेशा याद रखिए। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत है आपका, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने में भी दिक्कत आती है तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क के तहत सारी चीज़ों को और अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं था। आई विल से एंड सजेस्ट, नेवर एवर लीव अ सब्जेक्ट, नेवर लीव अ सब्जेक्ट। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज इफ वी लीव द सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो हमारे जो चांसेस होते हैं वो डेफिनेटली वो रिड्यूस करते हैं। तो इट्स बेटर सेफर साइड के लिए आप संक्षेप में आप इन अ समरी मैनर आप उस सब्जेक्ट को जान लें। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है यूपीएससी या स्टेट पीएससी में कि जो कि ऐसा हो जिसको जानने में दिक्कत हो। इजी वे में जानिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए, खुल के पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। अब ये जो बुक है, ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इस बुक में हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, है ना। और ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट 2 जो फाइनल पार्ट ये बन रहा है इस बुक का, है ना, इसमें इंडिया और उसके आसपास के जो नेबर्स हैं, है ना, जो नेबरिंग कंट्री है हमारी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो कि हमारे फाइनेंशियल्स को या हमारे पॉलिसीज़ को या हमारे किसी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी कंट्री से तो उसको रिजॉल्व करने में जो है काम करती हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम जानेंगे, क्या रोल है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है उन एजेंसीज़ का, उन एसोसिएशंस का, उन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करना आज की दुनिया में, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन भी है और जहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी जो है बहुत सी कंट्री कैपेबल हैं। तो किस तरीके से एक पीसफुल तरीके से जो लाइफ है हमारी वो हम उसको एक्सेल कर सकें, जो एक बहुत बेसिक चीज़ है एंड सबके लिए नेसेसिटी है ना। हर डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं जो है पार्ट है वो प्ले करता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत कंजीनियल और अच्छा हो। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसमें जो एक्सप्रेशन जो साउथ एशिया है वो बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। साउथ एशिया की द कंट्रीज़, जो साउथ एशिया में अगर हम बात करते हैं तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हम रेफ़र करते हैं, हम इन कंट्रीज़ को रेफ़र करते हैं एज साउथ एशियन कंट्रीज़। अब अगर हम बात करें एक एक कंट्रीज़ का हम डिस्कस करेंगे, है ना, क्या उनका कंट्रीज़ का पास्ट रहा है ना, और स्पेशली उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, उनके गवर्नेंस एंड पॉलिसी जो स्टाइल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब जब हम पाकिस्तान में बात करें तो डेफिनेटली जो आर्मी है
उसका भले डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर हम यहाँ जो एग्जाम्पल भी नीचे देखेंगे तो हमेशा देखेंगे कि आर्मी या आर्मी के जनरल के हिसाब से जो पीएम हैं उनको हटाया गया या उनको बनाया गया। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं पाकिस्तान ने जब अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब अपना बनाया तो जनरल अयूब खान जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर करे और अपने आप को उन्होंने इलेक्ट कर लिया, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफिस छोड़ा, क्यों? जब जनता के बीच में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होने लगा तब उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंडर में एक लीडरशिप आई, एक सरकार बनी और वो 71 से 77 तक चली। भुट्टो गवर्नमेंट जनरल ज़िया उल हक द्वारा 1977 में रिमूव कर दी गई, ठीक है। यहाँ देखिए जनरल अयूब खान अपने आप को इलेक्ट कर लिया, फिर पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन के चलते हट गए। फिर यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जनरल ज़िया उल हक जी ने 77 में हटा दिया। फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस पर हमेशा एक क्वेश्चन उठते रहा है कि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके लिए क्या जवाब देंगे? अगर आपको इसके लिए 10 लाइन लिखना हो तो क्या आप लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कमेंट में बताइए, मज़ा आएगा पढ़ने में। और नहीं लिख सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं उसके लिए भी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी पॉलिसीज, है ना, हमारा ट्रेड, हमारे जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसको इम्पैक्ट करता है, हमारा वर्ल्ड के तरफ जो हमारा जो FDI आता है ना, वर्ल्ड हमको किस तरीके से, अगर मान लीजिए हमारी सरकार आज बोले कि हम फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास एक SEZ बना रहे हैं, ठीक है, चांस की बात है कि वो सरकार जो है जब तक SEZ बनता है सरकार हट जाती है, दूसरी सरकार आती है वो कहती है नहीं 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 हम दिल्ली की तरफ नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पंजाब में, हम पंजाब में जो है SEZ बनाएंगे, ठीक है। अब सोचिए, इमेजिन करिए, जो आदमी दिल्ली में इन्वेस्ट कर दिया फॉर SEZ और किसी कारणवश भले ये बने लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, है ना। तो अगर ये स्लो हो जाता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने में, और अब सारा पावर जो है वो पंजाब में चला जाता है। तो अब अगर यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उसका क्या होगा? फिर पंजाब में आदमी इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे कहाँ तक भागते रहेगा? इसीलिए अगर स्टेबल पॉलिसी नहीं है, आज अगर हम इम्पोर्टेंस दे प्याज को, कल हम इम्पोर्टेंस दे आलू को, फिर परसों हम इम्पोर्टेंस दे हम राइस को, ये चीज़ नहीं हो सकती ना। आपको एक बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी नेसेसरी। बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं पॉलिटी में, इसी तरीके से बैलेंस ऑफ अप्रोच भी नेसेसरी है हमारी पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि किसी को भी हम ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसी भी ऐसा ना हो कि हम उसको लीस्ट बॉदर करें। हमको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना होगा। एटलीस्ट जो हमारे प्रेफरेबल सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए अगर हमारा स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी, स्टेबल पॉलिसी नहीं होगी, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा। Social dominance of military, clergy and land owning aristocracy has led to frequent overthrow of elected government and the establishment of military government. अब पाकिस्तान में ये एक आम बात देखी गई है कि जब से बना है मैक्सिमम गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से चलता रहा है कि किसी न किसी वजह से आर्मी के इंटरवेंशन से सरकार को हटा दिया गया एंड फिर से इलेक्शन करके सरकार के हिसाब से, मिलिट्री के हिसाब से, मिलिट्री गवर्नमेंट के हिसाब से लोग को इलेक्ट किया गया और थ्रोन पे बैठाया गया। ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक होता है
सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉलिसी की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कोई जब बाहर से विदेश से आ रहा है इन्वेस्ट करने, उसको अगर पॉलिसी स्टेबल नहीं मिलेगी तो सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो पॉलिसी वाला आता है पार्ट, वही अनस्टेबल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब अगर हम बात करें मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, है ना, तो नेपाल ऑब्वियसली एक पहले हिंदू किंगडम था, है ना, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बहुत सालों तक चलती गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज बेसिकली एक किंग है ना, आपका भले संविधान है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी रूल्स हैं इनके द्वारा लेट डाउन हो रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। अब उसमें क्या है, इनके हिसाब से अगर प्लस अच्छा है तो प्लस, इनके हिसाब से माइनस अच्छा है तो माइनस, इनके हिसाब से रेड अगर अच्छा है तो रेड, इनके हिसाब से अगर ब्लू अच्छा है तो ब्लू। दैट मीन्स कि जनता का कोई से, पीपल नो से, पीपल डिडंट से एनीथिंग, यू नो। पीपल के पास जब पावर ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो बोलेंगे क्या? और थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल ऑफ नेपाल वांटेड मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम। भाई क्यों नहीं कोई चाहेगा? मान लीजिए अगर कहीं पे किसी को लगता है कि हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है कि हमारे कंट्री में, फॉर एग्जांपल नेपाल में, उसको हमको एनहांस करना है हेल्थ को, लेकिन किंग के हिसाब से हमारे को भैया हेल्थ की नहीं, हम डेवलपमेंट की सोचें, हम डेवलपमेंट की सोचें। किंग कह रहा है कि नहीं भैया रोड बनाओ, और यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, अस्पताल बनाओ, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दो, है ना। तो इम्पॉर्टेंस कहीं ना कहीं जब एक आदमी के हाथ में होगी तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। और ये आप मानते हैं ना कि हम लोग कोई डिसीजन कलेक्टिव लें, एक कलेक्टिव अप्रोच लेना और एक इंडिविजुअल अप्रोच लेना, वही डिफरेंस है मोनार्की में एंड डेमोक्रेसी में। बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी, आर्मी की मदद से उसने पूरा कंट्रोल रखा था कि भाई अपनी शक्ति है उसके पास, तो शक्ति का अपना जो है उसने प्रदर्शन करते हुए या लोगों को बताते हुए कि नहीं भैया आपको सरकार या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाना है, अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए हो सकता है कि पेनलाइज भी करा जाए। तो जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 2006 अप्रैल में क्या हुआ, बहुत ही मैसिव कंट्री वाइड, ऐसे अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो उनको दबा दिया गया, 1000 लोग हैं दबा दिया गया, लेकिन ये 1000 लोग हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में नेपाल के अवेलेबल हो गए ये बोलने के लिए कि नहीं भी हमको डेमोक्रेसी चाहिए। तब जो मैसिव कंट्री वाइड जो प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन जो हुए, उसका कहीं ना कहीं जो एक प्रो डेमोक्रेसी फोर्स ने अचीव किया कि उसने रिस्टोर किया जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पे सांसदगण बैठते थे, है ना, जिसको अप्रैल 2002 में डिसॉल्व कर दिया गया था। और जो नॉन वायलेंट मूवमेंट लेड बाय 7 पार्टी अलायंस एंड मॉइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, ये लोग जो है कहीं ना कहीं एक विन विन अप्रोच पे पहुंच रहे थे। तो देखिए, कहने का मतलब है किसी भी कंट्री की पॉलिसी, उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पे बेस करता है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, किसकी हेल्प से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है? क्या लोग वोट देके लोगों को चुन रहे हैं? क्या लोग जो है रेफरेंडम के थ्रू वर्क कर रहे हैं जैसा स्विट्जरलैंड में होता है? क्या एक आदमी के थ्रू, जैसे मोनार्की की हमने बात की एग्जाम्पल नेपाल में, उस तरीके से चल रहे हैं? क्या आर्मी इंटरवेंशन से चीज़ें चल रही हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे लोगों की हेल्प से चीज़ें चल रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए मायने रखती है कि जो एनवायरनमेंट की हम वातावरण की बात करते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी होता है कंट्री का। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल एंड सेफ है तो डेफिनेटली, चाहे वो टूरिज्म पार्ट ऑफ व्यू से हो, इंडस्ट्री पार्ट ऑफ व्यू से हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, बड़े बड़े IT सेक्टर की कंपनी हो, वो तभी आएगी जब उसको एक सेफ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगी। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं तो एक कल्चर जो होता है, उनके कल्चर से बहुत कुछ हम सीखते हैं, हमारे कल्चर से बहुत कुछ वो सीखते हैं।
उनके कल्चर से जो हम सीखेंगे, डेफिनेटली अगर जो अच्छी चीज़ अगर हम सीखेंगे तो वो हमको एक वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव है, जो व्यू है, जो हमारा एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ों का हमको और ज़्यादा एनहांसमेंट मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी आएगी कंट्री में, नए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करने के लिए हम और ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिस भी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं उसका और डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी जो प्राइस है वो भी कम होगी और ज़्यादा हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री रेवेन्यू जनरेट करेगा, जब रेवेन्यू जनरेट करेगा तो लोगों का पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो लोग अपने हेल्थ, अपने सैनिटेशन, अपने एजुकेशन, अपनी फूडिंग हैबिट्स सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल है जो कि चलती रहती है। एंड ये हमको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चाहे हमारी पॉलिसी हो, चाहे हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर हो, सब पे रोल प्ले करता है। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलेशंस है ना, बहुत कंजीनियल एंड बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी होने के बाद भी, सिंस जब से ये श्रीलंका आज़ाद हुआ है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसमें कोई मिलिट्री या कोई मोनार्की से जो है कोई नहीं, लेकिन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल कहते हैं, एक कुछ रीजन्स ऐसे हैं श्रीलंका में, ऐसे थे जहाँ पे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ज़्यादा था, उनकी एक हमारे लिए एक अलग एरिया दे दिया जाए, एक अलग पहचान दे दी जाए उस एरिया को, इस तरीके से कुछ चीज़ें थी। लेकिन समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, है ना। आज की डेट में, आज के वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कोई डेवलपमेंट की सोच रहा है, जो नहीं सोच रहा है वो पीछे हो जा रहा है। जब डेवलपमेंट सोचेगा तभी हम अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे, एक्सपैंड टू द रिक्वायरमेंट। अब अगर हम यूपीएससी, स्टेट पीएससी की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि भैया हमको जीएस पढ़ना है। हमने क्या किया, हम एंशिएंट पढ़ लिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। कोई कहा कि नहीं भैया मिडिवल मत पढ़ना, नहीं भैया मिडिवल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 5 सवाल आ गए मिडिवल से। अब पांचों हमने जब पढ़ा ही नहीं तो हम जवाब क्या देंगे। अब जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, अगर हमको फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन सही करके आने हैं, 60 क्वेश्चन सही करके आने हैं, ये 5 सिंपल क्वेश्चन लग रहे थे लेकिन हमने छोड़ दिया, नहीं कर पाए, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको हम फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए कभी कभी घातक हो सकती हैं। इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था, किसी भी सिलेबस, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं, कवर करें, ज़रूर करें, इन डेप्थ ना जाएं, लेकिन द थिंग इज़ कि एटलीस्ट कवर करते चलें, है ना। प्लान्ड अप्रोच, मैं हमेशा कहता हूँ ऑफलाइन क्लास में भी, प्लान्ड अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान्ड आपका होना चाहिए एटलीस्ट 2 मंथ्स, और अगर आप पूरी स्टडी अपनी प्लान करके रखो तो उस स्टडी को उसी हिसाब से चलिए। एंड प्लानिंग में, ये प्लानिंग अगर आपकी 70 से 80% अचीव होनी चाहिए। अगर 30 दिन है तो 30 दिन में 25 दिन ऐसे होने चाहिए कि 70 से 80% आप अचीव करो। अगर आप अचीव नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को फिर से रीचेक करो, फिर से चीज़ों को रीफॉलो करें, और जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे आप डिस्कस करिए कि कहाँ से चूक हो रही है। देखिए, अगर कोई टैप है उसमें से पानी चू रहा है तो आज हमको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है 1 महीने में वो बूंद बूंद करके, 2 महीने में वो बूंद बूंद करके हमारी पूरी टंकी खाली कर देगा। तो हमारे ऊपर है कि हम जब टैप लीक कर रहा है तभी बंद कर दें या टंकी खाली होने का वेट करें, है ना। इट्स अकॉर्डिंग टू एंड आवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स आवर स्टडीज एंड टुवर्ड्स आवर एग्जामिनेशन। हमको बाद में जाके एज क्रॉस कर जाए, जब लिमिट हमारी एग्जामिनेशन देने की क्रॉस कर जाए, तब जाके हमको क्रिप करना है कि हम ये कर लेते तो हो जाता, वो कर लेते तो हो जाता, तो करा क्यों नहीं? रोका किसने था? पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, सब कुछ करा दिया, पैसे दे दिए, करना तो आपको है। हम किसी के ऊपर भी खेल जाएं
लेकिन कोई काम नहीं आएगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे कोई हो। काम आपके स्टडीज आएगी, एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना, आपके फ्रेंड को नहीं जाना है। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जो 5 से 6 घंटा हम स्टडीज़ हैं उस पर हम कंसंट्रेट करें। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को वाउच करूँगा कि कंसंट्रेशन को ब्रेक ना करें किसी भी कारण से। पढ़ें बिकॉज इट हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। आगे चल के वही काम आएगा आपका, जिसको आगे निकलना है वो निकल जाएगा, चाहे वो बिजनेस करेंगे चाहे नौकरी करेंगे, जो करेंगे। एज निकलने के बाद, अटेम्प्ट्स निकलने के बाद कोई काम नहीं आएगा, आप खुद के काम आएंगे। तो आज ही उस काम को ले लें, अब पूरा जितनी भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लें। मैं हमेशा हर लेक्चर में यही कहता हूँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। लेकिन जो बच्चे जागरूक हैं वो पूछते हैं, बहुत से बच्चे पूछते नहीं हैं, वो अपने डाउट में अंदर ही खेलते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कोई हंसे ना, अरे हंसना है तो हंसे, लेकिन सोल्यूशन तो बताए कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन करें, खुल के प्रिपरेशन करें, दबा दें ऐसा बटन कि एकदम 5वें गियर पे प्रिपरेशन को लेके चलें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिफरेंसेस ऑन सेवरल इश्यूज। अब अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करें तो डेफिनेटली बांग्लादेश है ना, जिससे हमारा एक बहुत अच्छा खासा बॉर्डर भी शेयर होता है ना, हमारी नेबरिंग कंट्री है। और प्लस साथ में हमारे को डिफरेंसेस भी रहे हैं, जैसे गंगा पे और ब्रह्मपुत्र रिवर पे हमारे कुछ इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो इंडिया में आ जाते हैं उसके ऊपर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे कुछ। लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हम वैसे भी इंडिया हमेशा जो रिलेशनशिप है वो सबके साथ एक फ्रेंडली अप्रोच ही रखता है ना। हम कभी भी फर्स्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आर्म्स को अपने हाथ में लेना उस पर बिलीव नहीं करते हैं। बांग्लादेश हमारा जो इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी है, अब वो एक्ट ईस्ट, देखिए लुक ईस्ट, देखते रहो, एक्ट ईस्ट, डू इट एल्स द टाइम विल फ्लाई, एक्ट करो। एग्जाम जैसे इस साल का जो 5 जून को एग्जाम है, वो समय आ जाएगा, चाहे जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो भी, नहीं पढ़ा हुआ बच्चा है वो भी, वो आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ लुक देखते रहना है या काम करना है। उसी तरीके से ये पॉलिसी है, लुक ईस्ट, देखते रहो, विल डू समथिंग, विल डू इट ऑन द पेपर। भैया ग्राउंड लेवल पे कब करोगे? एक्ट ईस्ट मारे हैं, एकदम तहलका मचा दी। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। आज वहाँ पे जीआई टैक्स की बात करिए, एक्सपोर्ट की बात करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करिए, ग्रीन टूरिज्म की बात करिए, एग्रीकल्चर की बात करिए, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन में बात करिए, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी की बात करिए, एयरपोर्ट स्टैब्लिशमेंट की बात करिए, हर चीज़ में नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। तो हम जब तक सोचते थे तो सोचते रहे, 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी से बहुत ज़्यादा, पहले भी होते थे काम, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होते थे, लेकिन अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है डेफिनेटली वो ज़्यादा फ्रूटफुल है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम अपने नॉर्थ ईस्ट को, जो साउथ ईस्ट एशिया है वाया म्यांमार, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं बताइए? कोई बता सकता है जो वीडियो देख रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं और आप सीरियस हैं तो बताइए क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? वाई टू कनेक्ट? बिकॉज जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा और उसका जो अप्रोच है उसको एनहांस करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। इसके लिए कनेक्टिविटी इंडिया में आप देखेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट्स क्यों ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं? ताकि हमारा जो यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है वो बच सके। रोड्स क्यों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपया जो है क्या बोलते हैं खर्च हो जाता है रोड के डेवलपमेंट में? क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए अगर 5 घंटा लगता था पहले, तो उसको कैसे हम 2.5 घंटे पे लेके आ जाएं, आज गवर्नमेंट इस पे प्लान कर रही है ना। जो पेरिशेबल गुड्स हैं उसको जितने जल्दी हम एक्सपोर्ट कर दें उतना अच्छा है, जितने जल्दी वो पोर्ट्स तक पहुंच जाए, जितने जल्दी वो मार्केट तक पहुंच जाए उतना अच्छा है ना। इसके बाद चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ में रेगुलरली हम लोग कोऑपरेट किए हैं इंडिया और बांग्लादेश।
नेपाल और इंडिया का भी बहुत स्पेशल रिलेशंस है। ऐसा रिलेशन है जो कि दुनिया में बहुत कम कंट्री हैं जो शेयर करती हैं, है ना। क्योंकि अगर हम इंडिया नेपाल की बात करें तो आपको मैं बताऊं, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ऐसा है कि आप कहीं से भी जा रहे हैं, आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ जाके आराम से वर्क कर सकते हैं, है ना। आप वहाँ जाके चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो एक रिलेशनशिप है ना, ये जो एक रिलेशनशिप है, ये बहुत कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की इंजॉय करती हैं, है ना। और अगर हम श्रीलंका से बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका और ज़्यादा हमारे रिलेशंस को एनहांस किया। पोस्ट सुनामी जो रिकंस्ट्रक्शन में श्रीलंका को और ज़्यादा जो हम लोगों ने मदद करी, जो हम लोगों ने चीज़ों में करने को और ज़्यादा जो उनकी एक्सेसिबिलिटी को हमने इंक्रीज़ किया, हर चीज़ में खड़े रहे कंधे से कंधा मिला के, उस चीज़ में कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा सॉलिड बनाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला सवाल मेरा उन लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। आप कहेंगे हम बताएंगे, हम तो बताएंगे ही। अगर आपको पता है तो आप भी बताइए, और नहीं पता है तो सुनेंगे फिर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए कंट्री ए, कंट्री बी, है ना। अब ए कहता है रिवर, है ना, जो यहाँ से गुजर रही है, रिवर यहाँ से जा रही है। ए कहता है कि पानी मुझे फॉर एग्जाम्पल 50 गैलन मैं पर डे लूँगा। कंट्री बी कहती है नहीं, मैं 70 गैलन लूँगा। अब दोनों के बीच में बहुत ही बेसिक सम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक ही एग्जाम्पल जरूरी है। अब कंट्री ये 50 गैलन कह रही है कि दोनों आपस में शेयर करें। कंट्री भी कह रही है नहीं, मैं 50 नहीं मारूंगा, मुझे तो 70 चाहिए, चाहे वो अपनी पॉपुलेशन की वजह से कह रहा हो, चाहे नीड की वजह से कह रहा हो। अब ये बताइए, इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है, अब उसको सेटल कौन करेगा। कंट्री ए को अपने कंट्री में कोई डेवलपमेंट करना है। कंट्री ए चाहता है कि उसकी रोड आलिशान जबरदस्त पूरे कंट्री में 4 लेन रोड बन जाए, लेकिन कंट्री ए के पास उतने पैसे नहीं है अभी, तो अब क्या करेगा, इसको कौन फाइनेंस करेगा, है ना। अगर कंट्री ए में एक से एक प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनते हैं, उनको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मार्केट एक्सेसिबिलिटी को और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से अलग अलग सिक्योरिटी कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर कंट्री अपने लेवल पे थ्रू आउट वर्ल्ड के लिए नहीं कर सकती है। तो एक कॉमन एंटिटी चाहिए, एक कॉमन एंटिटी। अब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया अपना एनवायरमेंटल भी देख रहा है। इंडिया को बोल दो भैया आप यूएस को भी बता दो, रशिया को भी बता दो, आप श्रीलंका को भी बताओ कि उनके पर्यावरण में किस तरीके से देखभाल करनी है। तो हो सकता है कोई कंट्री हमारी बात माने, कोई कंट्री एग्री ना करे। तो उसके लिए एक कॉमन एक बेस बनाना पड़ेगा। वही बेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके एक अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके अपने एक विजन होता है जिसके तहत ये काम करते हैं, जिसके तहत ये चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ये एक आज के वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं एंड डे बाय डे इनकी इम्पोर्टेंस और इंक्रीज करती जाती है। अब देखते हैं यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल का एक स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशंस was not created to take humanity to heaven but to save it from hell। क्या मतलब है इसका। मिस्टर डैग जो अपने यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, वो ये कह रहे हैं कि यूएन, जिसको यूनाइटेड नेशंस हैं, जिसको यूएन हम लोग कहते हैं जनरली, यूएन इसलिए नहीं क्रिएट किया गया था कि जनता को, इस दुनिया की जनता को स्वर्ग तक, हेवन तक पहुंचाया जाए, बट उनको हर किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना से बचाई जा सके, किसी भी शॉक से उनको रिकवर किया जा सके, बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, किसी भी गलत चीज़ से उनको बचाया जा सके, किसी भी चीज़ से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उस चीज़ के लिए बनाई गई है। मिस्टर डैग का ये कहना है। अब हम यहाँ पे शशि थरूर जी का एक स्टेटमेंट है ना, जहाँ पे कहते हैं जॉ, है ना, चर्चिल जी का स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ कोट किया है,
जॉ इज बेटर देन वॉर। जॉ क्या है? जॉ इज बेसिकली आपका जो जॉ लाइन है, जो आपका जो दांत वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो जॉ है आपका, उसी को बोल रहे हैं। यहाँ जॉ का मतलब है कि स्पीच है ना, टॉक। बेसिकली टॉक इज बेटर देन वॉर। कहने का अर्थ ये है, इट मीन्स बातचीत बेटर है किसी भी लड़ाई से। हो सकता है इनका कहने का मतलब है यहाँ पे कि हम कोई बोरिंग चीज़ करते हो, हम कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे सारी कंट्रीज मिलते हैं, लेकिन बैटल फील्ड में एक दूसरे के ऊपर गोली दागने से अच्छा है कि हम जॉ करके वॉर को रिप्लेस करें एंड जॉ को इंक्रीज करें। देखिए, बहुत इन चीज़ों को आप अपने एस्से में, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है सीधे, जो भी इन स्लाइड्स में आप देख रहे हैं सारा का सारा एनसीईआरटी से ही हम लोगों ने लिया है। उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से, स्पेशली अगर आपका बेस है तो 9th 10th 11th 12th, और बहुत अच्छा बेस है तो ओनली 11th 12th, और बेस नहीं है तो क्लास 6 से एनसीईआरटी। हमने सारी एनसीईआरटी कवर करी है पॉलिटी की, उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। कोई भी इस टाइप के जो कोट्स होते हैं ना, उसको आप अपने एस्से में और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप इसको कोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट द आंसर, हर चीज़ का आंसर नहीं है, लेकिन हर चीज़ में ये कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे। देखिए, ये एक गाइड है, गाइड टू द वर्ल्ड। आप ये समझिए सीधे सीधे, गाइड टू द वर्ल्ड। आपको एक गाइडिंग फैक्टर एक बड़े के रूप में बैठा है। कोई कंट्री कुछ गलत करती है तो खट से बताता है, हर चीज़ में हेल्प करना है तो हेल्प भी करेगा। वॉर की बात हो, पीस की बात हो, कॉपरेशन की बात हो अमंग कंट्रीज, कॉपरेशन अमंग कंट्रीज को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है ना। अब इवोल्यूशन यूएन किस तरीके से आया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर encourage the world to invest in an international organization to deal with the conflict। अब जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें वर्ल्ड को इनकरेज किया, किस लिए? कि एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो थ्रू आउट वर्ल्ड में अपील कर सके, है ना, पीस के लिए। बिकॉज देखिए, वॉर, ये तो सच्चाई है कि वॉर कभी किसी के ना भला करी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, बोथ दो साइड में, जीतने वाले के भी और हारने वाले साइड से भी। मैनी बिलीव दैट सच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द वर्ल्ड टू अवॉइड वॉर, डेफिनेटली। एज अ रिजल्ट लीग ऑफ नेशन पहले आया, है ना। डिस्पाइट इट्स इनिशियल सक्सेस, इसको सक्सेस भी मिली, लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, और भी ज़्यादा लोग मरे, और भी ज़्यादा लोग घायल हुए कंपेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फिर यूएन वॉज फाउंडेड, लीग ऑफ नेशन जो है हट के 1945 में यूएन बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर उस समय जब यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था 51 कंट्रीज़ ने उसको साइन किया। 2011 का देखें तो 193 मेंबर स्टेट थे उसके, है ना। और ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट जो नेशन है वो मैक्सिमम जो है वो यूएन के मेंबर हैं। यूएन जनरल असेंबली, ऑल मेंबर, सबके पास एक एक वोट होता है। यूएन जनरल असेंबली में सबके पास एक वोट होता है, अपनी बात कह के उस पर आप वोट कर सकते हैं। अब फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे कि यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ये क्यों ये 5 मेंबर हैं? उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुई थी तो ये 5 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा चीज़ों में, है ना। तो दे कॉन्स्टिट्यूटेड बिकॉज ऑफ विक्टर्स इन द वॉर। इनका जो एक कहीं ना कहीं जो पावरफुल जो उनका इमर्जेंस था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो उसको देखते हुए इन 5 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की जगह दी गई। यूएन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यूएन, इसके अंडर में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि
War and peace and differences between member states are discussed in General Assembly as well as Security Council में डिस्कस होता है। अब अगर हम बात करें WHO, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, यूनेस्को। ये देखिए, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना हो, बच्चों को देखना हो, रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करना हो, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, हेल्थ, देखिए कितने सारे एजेंडे हैं इनके। हमारी डेली लाइफ से लेके फ्यूचर लाइफ तक को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, उसको सेफगार्ड करने की बात करते हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईआर में इसको और डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ये एनसीईआरटी में तो बहुत संक्षेप में आपको दिया हुआ है, इसको और डिटेल में पढ़िएगा। क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में। फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, इरिगेशन को जो डेवलप करना, पोल्यूशन को कम करना, रोड्स हैं, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना, एंटी करप्शन को ख़त्म करना, डेवलपमेंट करना, लोन या ग्रांट देना, है ना, कि ऐसी कंट्री में जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है। प्लस साथ में ये भी एक वर्ल्ड बैंक को कहते हैं कि भैया ये लोन तो देता है, लेकिन ये कहता है कि बॉर्डर्स को फ्री करो। बॉर्डर्स को कैसे करो फ्री? ट्रेड बैरियर हटाओ, ट्रेड बैरियर को रिमूव किया जाए, रिमूव करिए, है ना। क्रिटिसाइज इकोनॉमिक एजेंडा, ये जो भी इनकी जो कंडीशंस होती हैं लोन में, ये कहीं ना कहीं जो इनकी जो कंडीशंस होती हैं, ये पूरे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को उस कंट्री के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको जो है एक कहीं ना कहीं अपना से रखता है, ये कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप प्लान करो, है ना। एक अपर हैंड होता है इसका। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड, यहाँ व्यापार की बात हो रही है, इकोनॉमिकल एक्सचेंज की बात हो रही है। देखिए, आप कॉन्सेप्ट को कभी भी रटिए मत। यहाँ पे जहाँ आपको यूपीएससी में 50,000 से 70,000 कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्या क्या रटेंगे आप? कोई निमोनिक देखते हैं, लग गए पीछे, अरे ये था वो था। कॉन्सेप्ट समझिए, फिर निमोनिक्स देखिए एंड शॉर्टकट देखिए। मतलब ये मेरा कहना है और मेरा पढ़ने का तरीका तो यही था, है ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन 95। क्या ये सक्सेसर था किसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, है ना। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 164 मेंबर ने, इनका जो 2016 के हिसाब से 164 मेंबर थे जो कि WTO के मेंबर थे, है ना। जो भी डिस्कशंस थे वो मेजर इकोनॉमिक पावर जैसे US, EU, जापान, ये WTO को कहीं ना कहीं जो ट्रेड और एडवांसेस हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, देखिए जो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज हैं, माने ना माने कोई, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज हैं, है ना, स्ट्रॉन्गर कंट्रीज हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक कहीं ना कहीं से हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड के रहता है ना। द डेवलपिंग कंट्री ऑफन कंप्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ WTO बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स। भाई डेफिनेटली, जैसे यहाँ एग्जांपल US, EU, जापान, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, जापान, ये लोग जैसे WTO की अपनी, जैसे कंट्री की पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, इनकी अपनी पॉलिसी होती है ना। तो इनके ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि जैसे US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सब इनको प्रोत्साहन देते हैं या इनको कहीं ना कहीं डिक्टेट करते हैं कि भैया आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, इसके डेवलपमेंट करने हैं, ये पॉलिसी बनाओ, इस कंट्री को इस तरीके से टैकल करो। फिर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में रही है ये एजेंसी, हमेशा रहती है, एंड इट इज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस बात करिए या कोई बात करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1950। इस्टेब्लिशमेंट डेट ज़रूरी नहीं है आपको याद रहे, लेकिन
कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी कहीं कोट करने के लिए आंसर में हो जाता है। आपको इसको रटना नहीं है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आप नई चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ जानेंगे, है ना। और इट केम इन टू बींग टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट्स का जो एटम्स फॉर पीस प्रपोजल था इनका, उसके मद्देनजर रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन आई, ये एसोसिएशन बनी, है ना, इस एजेंसी का। सीक टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना। डेवलपमेंट में हम पार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। आज उनका कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी उपयोग होता है, बहुत सी चीज़ों के डेवलपमेंट में, रिसर्च में यूज़ होती है। इन चीज़ों में करें, ना कि थ्रेट और वॉर के डिस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ करें। रेगुलरली इंस्पेक्ट, ये जो IAEA है, इनकी जो टीम होती है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उनको भी इंस्पेक्ट करती हैं, है ना। और ये पूरा वो चेक करती हैं किसी भी मिलिट्री पर्पस से कोई भी न्यूक्लियर चीज़ों का यूज़ ना हो, है ना। ये क्यों है? ये सेफ्टी के लिए है ना, ये पीस के लिए है। अब अगर पता ही नहीं रहेगा कि यार कल क्या होगा कंट्री में, तो क्या हम कल 20 किलोमीटर दूर जा पाएंगे, 200 किलोमीटर दूर जा पाएंगे, 2000 किलोमीटर दूर जा पाएंगे? पता नहीं भैया, कहाँ क्या वॉर स्टार्ट हो जाए, कहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। इसीलिए पीस इज नेसेसरी एंड वाइटल एलिमेंट फॉर डेवलपमेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO, है ना। ये क्या करता है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये ह्यूमन राइट को, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, हर तरीके से ओवरऑल चीज़ों को प्रमोट करता है ना। और ये जो प्रिपेयर करता है और पब्लिश भी करता है रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर। गवर्नमेंट और हमेशा सरकारें इनसे नहीं खुश होती। क्यों? क्योंकि ये सरकार का भी अगर कोई मिसकंडक्ट होगा या सरकार की भी ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे ना खुश होगा, तो इसको भी ये लोग पब्लिश करते थे, उसको भी ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो कभी कभी उस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिसर्च या एडवोकेसी में ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ह्यूमन राइट्स वॉच ये भी एक इंटरनेशनल NGO है। देखिए NGO का क्या रोल है, जिन NGO की हम बात कर रहे हैं उन NGO का रोल है, अलग अलग मोटिव होता है। पीस, है ना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना, बेसिक नीड्स जो हमारी ज़िंदगी की होती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, ये कुछ चीज़ें होती हैं। ये एक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं NGOs की होती हैं। लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन US, ये ग्लोबल मीडिया के भी हमेशा साथ में जो इनका अटेंशन होता है ह्यूमन राइट्स वॉच पे वो रहता है। और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोलिशन करना हो, या चाइल्ड सोल्जर जो यूज़ किया जाता है, लैंडमाइंस पे बैन लगाने का, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात है, इन सारी चीज़ों पे इसकी नज़र होती है। और इन चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए ये हमेशा आगे आते रहते हैं। मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री इज फुल ऑफ थ्रेट्स। जैसे हम बात किए, चाहे वो पॉलिटिकल थ्रेट हो, पॉलिटिकल थ्रेट क्या हुआ? आज हमारे पास ये सरकार बनी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स गवर्नमेंट है, कल की डेट में पता ही नहीं है Y आ जाएगी, परसों Z आ जाएगी, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो स्टेबल नहीं होगा। जब स्टेबल नहीं होगी कोई चीज़ तो वो थ्रेट बन जाती है। द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी 1990s में इमर्ज हुआ, है ना। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें, हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे एड्स की बात करें, इस समय जो कोविड था उसकी बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें, है ना, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अकेले एकदम भैया सुपरमैन बन गए, हर कुछ खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स को भी 3 तरीके, जैसे पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट, कोलोनाइज पीपल एंड एथनिक इंडिजिनस माइनॉरिटीज़, जो कि इनको भी प्रोटेक्ट करना, इनको भी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और हमेशा मिलना, उसका एक्सेसिबिलिटी हमेशा रखना, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखता है ये ह्यूमन राइट्स। ग्लोबल पावर्टी क्या?
पावर्टी क्या होता है? वो लोग जो अपनी बेसिक कैलोरीज, बेसिक खाना पीना मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट डेली इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से लो होती हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, तब उसको हम उस इंडिविजुअल कंट्री अपने कैटेगराइज करती है पावर्टी की, और एक ग्लोबल पावर्टी लेवल होता है, उसको ही मेजर करते हैं। एक कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, भाई जैसे मान लीजिए फूड, शेल्टर, ये चीज़ फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये एक बेसिक चीज़ है जो एक आदमी को अपने जीवन में रिक्वायर्ड ही रहेंगी, चाहे वो कोई हो, है ना। इनको कहीं ना कहीं चेक करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन 760 करोड़ है ना। 1000 करोड़ बाय मिडिल 21st सेंचुरी तक हो जाएंगे। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना, 6 कंट्री में रहती है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इन 6 कंट्री में आधी से ज़्यादा, अगर हमारी 760 करोड़ जनता है, उसमें से आधी जनता सिर्फ इन 6 कंट्री में रहती है ना। जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट से क्या आप समझते हैं? मैक्सिमम लोग एनवायरनमेंट को एज अ टास्क लेते हैं, है ना। उसको लगता है अच्छा वो कर लेगा। हर एक इंडिविजुअल सोचता है मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों वाटर सेव करूं, मैं क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूं, है ना। मुझे क्यों टैप से वाटर को अच्छे से क्लोज करना है, मुझे प्लास्टिक बैन को क्यों प्रोटेक्ट करना है कि नहीं प्लास्टिक यूज़ नहीं होना चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक अच्छी नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण के साथ साथ हमारे हेल्थ हैजार्ड इंक्रीज करेंगे। जब हेल्थ हैजार्ड इंक्रीज करेंगे तो इसका जो कॉस्ट ऑफ हेल्दी लाइफ वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, है ना। जब ये इंक्रीज करेगा तो और ज़्यादा लोग पावर्टी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी वो हेल्दी लाइफ मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक विशियस सर्कल है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक उसको कंट्रोल नहीं किया गया आदमी उसी के अंदर, उसी चक्री में पिसता जाएगा, है ना। अब थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ना, जो लैंड जिस पे खेती होती है, अगर ये मान थ्रू आउट वर्ल्ड की लैंड की बात ना करिए, वो लैंड जो कल्टिवेबल लैंड है जिस पे खेती होती है, अगर ये मान लीजिए ये 10 थी 20 साल पहले, तो आज भी 10 से 12 ही हुई है ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन जो नीड है जो फूड की, वो कल अगर मान लीजिए 1000 किलो गेहूं की थी, तो आज वो बढ़ के 5000 किलो गेहूं तक चली गई है। तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? फिर हम क्या करते हैं, हम लेके आते हैं एक बहुत बढ़िया चीज़ दुनिया की नज़र में जो एक ज़माने में थी, फर्टिलाइज़र। और हम फर्टिलाइज़र को इतना यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं कि अपने सॉइल को ही हम एसिडिक बना देते हैं। इतना यूज़ करते हैं कि अच्छी खासी कल्टिवेबल लैंड को ही हम बैरन बना देते हैं। तो हम अपनी ही करतूत से हम चीज़ों को और ज़्यादा विशियस और ज़्यादा गलत कर देते हैं। है ना। जो भी हमारे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड कौन सा लैंड होता है? जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें होती हैं, छोटी छोटी घासें होती हैं, जहाँ जानवर आते हैं, चरते हैं। देखते नहीं, कहीं भी निकलिए थोड़ा सा, अगर आप रूरल बेल्ट में निकल जाएंगे तो आपको दिख जाएगा सवेरे और शाम कि काऊ है या कोई भी जानवर है, गोट है, वो टहलते हुए मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो अपना ओवर ग्रेजिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो लैंड है, अब डेली वहीं पे आ रही है काऊ, डेली वहीं पे आ रही है। अब वहाँ पे क्या है, मान लीजिए लैंड है, अब यहाँ पे 100 लोग डेली आ रहे हैं, कुछ बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यहीं से खा रहे हैं। कब तक खाना रहेगा? कभी ना कभी ये ओवर हो जाएगा या फिर रिड्यूस करने लगेगा। जब कंजम्पशन और उसका प्रोडक्शन रेट में डिफरेंस होगा, वहाँ दिक्कत आएगी, है ना। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो भाई ये तो हमने देख ही लिया कि कहीं ना कहीं इतना हर जगह प्रदूषण फैला दिया कि मछली में जितनी मछलियां हैं ओशन में, उससे ज़्यादा वेट हमारा प्लास्टिक का हो गया है ओशन में। अब प्लास्टिक क्या है, जब सनलाइट पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो प्लास्टिक क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्लास्टिक फिर
मेल्ट करने लगेगा। जब मेल्ट करेगा तब क्या होगा, वाटर का पार्ट हो जाएगा। वाटर का पार्ट होगा तब क्या होगा, फिर वो हमारे जीवन का पार्ट हो जाएगा। जब हमारे जीवन का पार्ट हो जाएगा तब क्या होगा, हमारे लिए एक हेल्थ फैक्टर बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। हमको किसी भी कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझना है। अब अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर, 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, रिजल्टिंग इन डेथ फॉर मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन। 3 मिलियन, आप समझ रहे हैं, 1 मिलियन 10 लाख हो गया, 30 मिलियन, बाबा रे, 3 मिलियन चिल्ड्रन, आप समझ रहे हैं, हर साल 30 लाख बच्चे ये कहीं ना कहीं पानी और सैनिटेशन का एक्सेस ना होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या में आ जाते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें तो डेफिनेटली कुछ तो क्लाइमेट को हमने कर दिया है, वाटर सप्लाई, देखिए हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। अगर ज़मीन पे दिक्कत होगी तो जानवरों को दिक्कत होगी, जानवरों को दिक्कत होगी, ज़मीन पे दिक्कत होगी तो पानी में दिक्कत आएगी, पानी में, जानवर में और ज़मीन पे दिक्कत होगी तो इंसानों को, कहीं ना कहीं वो साइकिल है, किसी को नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना कि भैया आग से खेलोगे तो जलने का डर है, तो आप प्रदूषण करके आग से ही खेल रहे हैं, है ना। ओजोन लेयर कितनी, हमारी ओजोन होल जो है डेफिनेटली डिक्रीज करते जा रही है, इसमें न्यूज़ में भी था रिसेंटली। तो कोस्टल पॉल्यूशन की हमने बात करी कि किस तरीके से कोस्टल वाटर जो है वो और ज़्यादा एसिडिक होते जा रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे जो जन जीवन जो वहाँ का है वो दिक्कत में आ रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करता है, डिटेल स्टडी करता है एनवायरनमेंट की, लेकिन अल्टीमेटली तो कंट्री को उसको ऑनर करना है, कंट्री को उसके प्रोग्राम को आगे लेके जाना है। चाहे यूएनईपी है, यूएनडीपी है, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, कोई भी यूएन है, कुछ भी है, अल्टीमेटली तो कंट्री की पॉलिसीज़ पे ही आ जाता है। इसीलिए कंट्री का पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है ना। द ग्रोइंग फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़ एरिना, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं, जो हमारे जो रियो समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ये जो समिट है ये आपके इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे भी, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अर्थ समिट भी इसको कहते हैं, है ना। 170 कंट्रीज़ ने और बहुत सारे NGOs ने एंड कॉरपोरेशंस ने इसको अटेंड किया था रियो समिट में, और इस पर क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री और एजेंडा 21 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या क्या इस एजेंडे में था, इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। नहीं पता तो गूगल करके या अपने एनवायरनमेंट के टीचर से बात करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स आर दो सोर्सेज नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट शेयर बाय कम्युनिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था रियो डिक्लेरेशन का कि स्टेट शैल कोऑपरेट इन स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व, प्रोटेक्ट, रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। देखिए कुल टोटल जो भी हम पीछे बात कर रहे थे वही सीधे सीधे दिया है कि अपने आसपास की चीज़ों का जिसका ओनर कोई नहीं है, ओनर कोई नहीं का क्या मतलब, नेचुरल अकरेंस, है ना। जैसे हम हिल की बात करें, पहाड़, माउंटेन्स, हम रिवर की बात करें, हम सी की बात करें, हम लैंड एरिया में सैंड की बात करें, है ना, हम तालाब की बात करें, हम लेक की बात करें, ये सब क्या है, इसका ओनर तो नेचुरल अकरेंस होता है। इन चीज़ों को हमको प्रोटेक्ट करना है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो प्रोवाइड पार्टीज शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम। पार्टीज या कौन है, कंट्री, यहाँ बेसिकली कंट्री को रेफर करा जा रहा है एज ए पार्टी, है ना। और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड कैपेबिलिटीज़ को और एनहांस करें और उस चीज़ को फेवर करें, वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें, उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। क्लाइमेट चेंज, जो टेम्परेचर राइज की बात हो रही है, वो कम से कम टेम्परेचर राइज हो। द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन एग्रीड लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल एंड करंट ग्लोबल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहीं से होता है वर्ल्ड का, है ना। जो उनका पर कैपिटा इनकम है ना, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो डेफिनेटली कम है। चाइना, इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल से पहले एग्जेम्प्ट कर दिए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं पता तो इसको पढ़िएगा।
क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उसने टारगेट सेट किया इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज को टू कट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, है ना। जो भी आप मीथेन है, कार्बन है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उन चीज़ को रिड्यूस करिए, डिक्रीज करिए, है ना। तो कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो लीस्ट पार्ट जो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा इनका हाथ है हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो प्रोटोकॉल इसको 97 में एग्री किया गया था, क्योटो इन जापान, और इनका जो प्रिंसिपल था वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा सेट किया गया था। अब इंडिया का जो एनवायरमेंटल इसका स्टैंड था, इंडिया 97 में क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया साइन एंड रेटिफाइड द 97 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002 में। इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज एग्जेम्प्ट हो गए थे उस समय क्योटो पर, बिकॉज जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था एमिशन जो ग्रीन हाउस गैसेज में वो बहुत कम था। लेकिन आज डेफिनेटली वो चीज़ नहीं है ना। आज हमारी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से और ज़्यादा ग्रीन फार्मिंग से और ज़्यादा चीज़ों को इनकरेज करते हुए जो है हम उसको रिड्यूस करें। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें ट्रेड, पॉलिसी, FDI, है ना, ह्यूमन कैपिटल, हर चीज़ का पार्ट एक प्ले होता है। इट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल मैनिफेस्टेशन, है ना, अपना अपना सबका से है। इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज बाय सिंगल फैक्टर। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन के मदद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो गति है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इमर्ज मेनली बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्प्रूव कम्युनिकेशन की वजह से ही टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव किया है ना। हर एक इंटरकनेक्शन, हर एक हिस्से का एक इंटरकनेक्शन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एंड उसको इंक्रीज़ करना हमारा काम बनता है। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जिस गलत चीज़ है उसको डीरेगुलेट करना और जो अच्छी चीज़ है उसको ट्रेन और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, ये हमारा चीज़ें जो कि बेसिकली हमको, चाहे एजेंसीज़ की हमने बात करी, है ना, उनका क्या इम्पैक्ट है, उनका क्या वर्क है, उसको हमने जाना। इन एजेंसीज़ को आप और डिटेल में पढ़ेंगे अपने स्टैटिक पोर्शन में, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, है ना। इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई असुविधा हो, कोई समझ में ना आया हो और कोई क्वेश्चन हो, अगर आप 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और क्वेश्चन है, किसी आपकी स्ट्रैटेजी में दिक्कत आ रही है, टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो पूछिए, आज पूछ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जाके कोई दिक्कत ना हो किसी भी बच्चे को, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी चीज़ होगी तो कमेंट में आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।